हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। ये वीडियो आप सब के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें मैंने एक केस लॉ डिस्कस किया है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि मैं पहले से आपको पार्ट वन जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट वन मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक। और वो सब समझने के बाद ये केस लॉ जो कि बेरूबारी केस है ऑफ 1960, ये समझना बहुत ही ज़रूरी है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस लॉ है जो कि आप सभी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम समझेंगे कि ये केस लॉ आया कैसे और फिर हम लोग इसमें समझेंगे कौन कौन से आर्टिकल्स इसमें इम्पॉर्टेंट हैं, फिर क्या क्या क्वेश्चंस मतलब मेन क्वेश्चंस क्या थे जिसका आंसर इस केस के द्वारा दिया गया था, फिर फैक्ट्स और जजमेंट्स हम लोग देखेंगे। नाउ मूविंग ऑन, बेरूबारी केस ऑफ 1960। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि इसका इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स क्या क्या है, कि इस केस को समझने के लिए मुझे कौन कौन से आर्टिकल समझने पड़ेंगे। ठीक है, तो पहला आर्टिकल है आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3। तो ये 1, 2, 3 मैंने आप सभी को एक वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वो वीडियो देख लीजिए, तभी ये वीडियो आपको और तभी ये बेरूबारी का केस लॉ आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले वो जाके देख लीजिए और फिर उसके बाद यहाँ पे आइए, और अगर आपको पता है तो अच्छी बात है। फिर उसके बाद आता है आर्टिकल 143। यहाँ पे प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का बात किया जाता है जो कि मैं आपको आगे इसी वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। और फिर एक सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 के बारे में भी मैंने अपने कुछ पहले वीडियोस में बता चुका हूँ कि उसमें आर्टिकल 368 में पार्लियामेंट को अमेंडिंग पावर दिया जाता है। ठीक है, अब बात आती है बेरूबारी केस में कि आखिर कौन कौन से क्वेश्चंस या कौन कौन से सवाल उठाए गए थे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यही है, और जो कि आप कितने सारे रेफरेंस में आप पढ़ चुके हैं कि ये बेरूबारी केस में आएगा नहीं आएगा। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन या पोल साइंस इवन अगर आप पढ़ते होंगे तो बहुत सारे रेफरेंस में ये केस लॉ आता ही आता है। और एक केशवानंद भारती केस का जो लैंडमार्क जजमेंट है उसका भी रेफरेंस से कहीं ना कहीं आप नाम सुने ही होंगे। तो वही बात है। तो सबसे सिंपल और सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि क्या प्रेम्बल इज द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यही केस लॉ में ये क्वेश्चन उठा था कि इज प्रेम्बल अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब सेकेंड क्वेश्चन ये उठा था कि पार्लियामेंट हैज द पावर टू सीड अवे द टेरिटरी और नॉट। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं एक रेफरेंस लेना चाहता हूँ आर्टिकल 3 का। ठीक है, और आर्टिकल 2 का। आर्टिकल 2 अक्वायर करने के लिए बोलता है कि स्टेट्स कैन अक्वायर लैंड और प्रॉपर्टी और टेरिटरी। ठीक है, अब यहाँ पे आर्टिकल 3 का अगर बात किया जाए तो आर्टिकल 3 क्या बोलती है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ कैन फॉर्म अ न्यू स्टेट। अब न्यू स्टेट कैसे फॉर्म कर सकता है? बाय सेपरेशन ऑफ अ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट्स। ठीक है, इंक्रीज इन एरिया, ऑल्टर द एरिया, ऑल्टर द बाउंड्रीज, डिमिनिश द एरिया और ऑल्टर द नेम। ठीक है, तो आर्टिकल 2 और 3 हम लोगों ने समझ लिया। अब यहाँ पे सबसे समझने वाली बात यह है कि आर्टिकल 3 में क्या बात किया गया है कि वी कैन फॉर्म अ न्यू स्टेट। अब यहाँ पे न्यू स्टेट तो हम फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन क्या, और एक और है आर्टिकल में क्या बात किया है कि हम लोग अक्वायर कर सकते हैं किसी भी अदर टेरिटरी को। फॉर एग्जांपल मैंने दिया था कि पीओके को अगर अक्वायर कर लेते हैं तो उसको भी यूनियन ऑफ स्टेट में डाल के हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, कब्जा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि क्या सिर्फ आर्टिकल 3 इनफ है। इनफ इन द सेंस कि जब अगर बात किया जाए तो हमारे आर्टिकल्स में, जैसे अगर 1 से 4 तक पढ़ेंगे आप, तो आर्टिकल 2 और 3 में ये दिया गया है कि हम लोग स्टेट या टेरिटरी को अक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, क्या उसमें ये दिया गया है कि पार्लियामेंट के पास पावर है टू सीड अवे टेरिटरी। सीड अवे टेरिटरी इन द सेंस, अगर आपको छोटे एग्जांपल से, अगर सिंपल एग्जांपल से मैं समझाना चाहूँ तो ये कि अगर हम फ्यूचर में कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी टेरिटरी अक्वायर करते हैं फ्रॉम अदर कंट्री, ठीक है, तो वो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आर्टिकल में लिखा गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ दिया गया है, ये लॉ है कि अक्वायर करने के लिए वो लॉ दिया गया है। लेकिन क्या हम अपना टेरिटरी बीइंग एन इंडिया, क्या इंडिया के पास ये पावर है, मतलब कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो अपना कोई एक टेरिटरी किसी और को दे सकता है? सोचिएगा,
समझिएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए, ठीक है। क्योंकि मेन यही मुद्दा था कि क्या इंडिया अपना टेरिटरी किसी अदर कंट्री को दे सकता है, यही क्वेश्चन है। या उसके लिए आर्टिकल 3 इनफ है, क्या उसका बात किया गया है आर्टिकल 3 में कि हाँ भाई पार्लियामेंट आपके पास ये राइट्स दिया जाता है कि आप इंडिया का जो भी टेरिटरी है आप किसी और अदर कंट्री को दे सकते हो, ठीक है। या डू वी रिक्वायर एनी अमेंडमेंट, या हमको अमेंड करने का ज़रूरत है आर्टिकल्स में, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन का मैं आंसर आपको आगे वीडियोस में आपके स्लाइड्स में समझा दूंगा। तब तक आप आंसर खुद से पता कीजिए कि आखिर क्या हो सकता है, ठीक है। मूविंग ऑन, फैक्ट्स ऑफ द केस। और फैक्ट्स ऑफ द केस यही है कि बेरूबारी एक स्मॉल ग्रुप ऑफ विलेज है, कहाँ पे, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। बेरूबारी क्या है, इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ विलेज इन जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट। अब ये क्या हुआ कि इट फॉल्स अंडर 2 थाना, 2 थाना के बीच में पड़ता है, ठीक है। एक जलपाईगुड़ी थाना और एक बोडा थाना, ठीक है। अब थोड़ा पास्ट में चलिए और थोड़ा ये समझने का कोशिश कीजिए, जब पार्टीशन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, तो उस समय क्या हुआ, टेरिटरी और बाउंड्री को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या किया गया था, रैडक्लिफ, सर रैडक्लिफ को ये ड्यूटी असाइन किया गया था कि बॉर्डर डिस्ट्रीब्यूशन आप कर दीजिए वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल में। अब यहाँ पे क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया, बेरूबारी रीजन को क्या कर दिया, यूनियन ऑफ इंडिया में मर्ज कर दिया, ठीक है। बेरूबारी रीजन को क्या में मर्ज कर दिया, यूनियन ऑफ इंडिया में मर्ज कर दिया, समझिएगा बात को, यूनियन ऑफ इंडिया में मर्ज कर दिया और थाना बोडा को ओमिट कर दिया गया, ठीक है, मिटा दिया गया या वो गलती से छूट गया, ठीक है। यहाँ पे क्या था, 2 थाना में पड़ता था, देखिए यहाँ पे पहले देख लीजिए कि एक जलपाईगुड़ी थाना में पड़ता था, एक बोडा थाना में पड़ता था, लेकिन बेरूबारी को क्या कर दिया गया, यूनियन ऑफ इंडिया में मर्ज कर दिया गया और बोडा थाना को ओमिट कर दिया गया। अब इस चीज़ का फायदा कौन उठाने लगा, पाकिस्तान। पाकिस्तान क्लेम करने लगा, और कब क्लेम किया, पाकिस्तान स्टार्टेड क्लेमिंग इट इन 1948 कि भाई वहाँ पे तो गलती हुआ है बॉर्डर कमीशन वालों से, जो सर रैडक्लिफ, जो भी रैडक्लिफ अवार्ड जो जिसको बोला जाता है, उसमें तो ये गलती किया गया है। उसके बाद क्या हुआ, इस जो सिचुएशन और जो बॉर्डर डिस्प्यूट अराइज हुआ, उसके लिए क्या हुआ, बग्गे कमेटी का स्टेब्लिश किया गया, ठीक है। और उसको ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का ट्राई किया गया, ठीक है। यही फैक्ट्स था कि एक क्या है, एक बेरूबारी रीजन है ग्रुप ऑफ विलेज का, वो क्या हुआ कि 2 डिस्ट्रिक्ट में 2 थाना में पड़ता था, लेकिन रैडक्लिफ ने क्या किया, सर रैडक्लिफ ने क्या किया कि बेरूबारी रीजन को यूनियन ऑफ इंडिया में मर्ज कर दिया और थाना बोडा को ओमिट कर दिया। इसी के लिए पाकिस्तान क्लेम कर रहा था, और उसके लिए एक लॉर्ड बग्गे कमेटी का एस्टेब्लिशमेंट किया गया कि इस बाउंड्री डिस्प्यूट को क्या किया जाए, खत्म किया जाए। अब उसके बाद देखते हैं, उसी को लेके फिर हुआ नेहरू नून अग्रीमेंट, 1958 में नेहरू नून अग्रीमेंट हुआ। उसमें क्या हुआ, द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वाज मिस्टर नून एंड द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब ये अग्रीमेंट हुआ तो इंडिया रियलाइज द मिस्टेक कि भाई सर रैडक्लिफ ने जो रैडक्लिफ अवार्ड पास किया है, उसमें जो ये बाउंड्री का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है उसमें मिस्टेक है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, यहीं से डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ। यहाँ पे नेहरू अग्रीड टू सीड अवे द डिस्प्यूटेड रीजन ऑफ बेरूबारी। यहाँ पे यहीं से डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ, यहीं से क्वेश्चन ये राइज हुआ कि क्या गवर्नमेंट के पास ये राइट है, या क्या गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन ये पावर देती है टू सीड अवे टेरिटरी, की मतलब हम अपना टेरिटरी किसी और को दे दें, किसी और कंट्री को। तो क्या बेरूबारी जो कि एक प्लेस था, जो कि एक टेरिटरी था, उसको हम पाकिस्तान को दे सकते हैं या नहीं। और यहाँ पे एक और चीज़, यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात है जो कि समझने के लिए कि पीपल ऑफ बेरूबारी, वहाँ के जो लोग थे ना, दे वर अनहैप्पी, दे डू नॉट वांटेड टू ज्वाइन पाकिस्तान, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ भी समझने वाली बात है। उसके लिए क्या हुआ, दे रोट लेटर टू द प्रेसिडेंट रिगार्डिंग द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, उसके रिगार्डिंग इन्होंने क्या किया, यहाँ से ब्लड से, यहाँ पे एक फैक्ट मैंने ऐड नहीं किया है पर मैं आप सभी को बता दूं कि जो लेटर्स लिखेगा, अराउंड 10,000 से 12,000 लोगों ने क्या किया था, प्रेसिडेंट को लेटर लिखा था, वो भी ब्लड से, अपने फिंगर या
अपने फिंगर से वो ब्लड निकाल के उससे लेटर लिख के प्रेसिडेंट को भेजा था। और वहाँ पे उस टाइम पे एक स्लोगन स्टार्ट हुआ था कि अमरा रक्तो देवो प्राण देवो बेरू बारी देवो ना। इसका सिंपल मीनिंग यही होता है कि हम लोग खून दे सकते हैं, प्राण दे सकते हैं, प्राण इन द सेंस कि आई विल डाई बट बेरू बारी आई विल नॉट गिव। ठीक है, तो नेहरू नून अग्रीमेंट से डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ था, वहाँ के लोगों में डिसअफेक्शन स्टार्ट हुआ था कि भाई आई डू नॉट और वी डू नॉट वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब प्रेसिडेंट को इतने सारे लोगों ने अराउंड 10,000 to 12,000 पीपल हैव रोट लेटर, अब उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे अब आता है आर्टिकल 143 का इम्पोर्टेंस कि आर्टिकल 143 में प्रेसिडेंट को ये पावर दिया गया है कि अगर कोई भी लॉ पास किया जाता है तो उसके रेफरेंस में वो सुप्रीम कोर्ट से कंसल्टेशन ले सकता। ठीक है, तो अब क्या किया, वहाँ पे प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया, कंसल्ट किए सुप्रीम कोर्ट से और उन्होंने भी 3 सवाल पूछा। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये पूछा कि क्या जो अग्रीमेंट हुआ है नेहरू नून अग्रीमेंट, उसको पास करने के लिए डू वी नीड एनी लेजिस्लेटिव एक्शन। ठीक है, क्या पार्लियामेंट को कोई लॉ बनाना चाहिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इज कि जो आर्टिकल 3 है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो टॉक्स अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, अब उसमें क्या होता है कि क्या आर्टिकल 3 सफिशिएंट है टू इन्फोर्स द अग्रीमेंट, या नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि डू वी नीड आर्टिकल 368 टू इन्फोर्स द अग्रीमेंट। इसका मतलब क्या है, उन्होंने फिर से यही सवाल पूछा कि क्या आर्टिकल 3 इनफ है या हमको आर्टिकल 368 के थ्रू अमेंडमेंट लाना पड़ेगा, तब जाके वो अग्रीमेंट जो नेहरू नून अग्रीमेंट है वो इन्फोर्स होगा। ठीक है, इतना चीज़ आप सभी को समझ में आ रहा है। आप सब लोग अगर मेरे साथ साथ चल रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब उसके बाद देखते हैं क्या कि अब यहाँ पे जब ये सुप्रीम कोर्ट में गया तो गवर्नमेंट क्या अपने तरफ से आर्गुमेंट दे रही थी कि वो क्या कर रहे हैं कि दे वर जस्ट मेयरली सेटिंग अप द बाउंड्री डिस्प्यूट। वो लोग का कहना ये था कि जो बाउंड्री डिस्प्यूट हुआ है बस उसको वो सिंपली सॉर्ट आउट कर रहे हैं। ठीक है, सो उसके लिए देयर इज नो लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, उसके लिए क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं, मेयर डिस्प्यूट हो गया है बाउंड्रीज में बिटवीन द 2 कंट्रीज, तो उसको क्या सेटल कर रहे हैं। उसके अलावा क्या बोले कि जो भी लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन का ज़रूरत नहीं, अमेंडमेंट का कोई ज़रूरत नहीं है और आर्टिकल 3 इनफ है। ठीक है, उन्होंने यही बात आर्गुमेंट में रखा था फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। अब यहाँ पे क्या हुआ, सामने से आर्गुमेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ये क्या आया। ठीक है, अब पहला ये आया कि लिमिटिंग आवर सोवरेनिटी। अब यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि हम लोग तो यहाँ पे आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक के बारे में देख रहे हैं और डिस्प्यूट जो भी राइज हो रहा है वो हम सिर्फ देख रहे हैं कि भाई ये प्लेस उसको दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन हम लोग ये बेरूबारी केस का रेफरेंस हमेशा इस सेंस में पढ़ते हैं कि क्या प्रीएम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। तो प्रीएम्बल का तो बात हुआ नहीं है अभी तक। तो यहाँ पे अब समझने वाली बात है कि जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो आर्गुमेंट हुआ उसमें ये प्रीएम्बल में जितने सारे वर्ड्स दिए गए हैं ना, तो कुछ कुछ वर्ड्स का यूज किया गया है। जैसे यहाँ पे ये बोला गया है कि लिमिटिंग आवर सोवरेनिटी। अब यहाँ पे समझने वाला बात है कि सोवरेनिटी को कैसे लिमिट किया जा रहा है। ठीक है, तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो आर्गुमेंट दिया गया उसमें यह बताया गया कि अगर कोई भी अदर कंट्री ये क्लेम करने लगे कि भाई दिस इज माय टेरिटरी और ये आपको मुझे दे देना चाहिए, और आप उसका सुन के या एग्रीमेंट के थ्रू ही, लेकिन कोई भी वजह से आप उसका बात सुन रहे हो अदर कंट्रीज का और उसको क्या कर दे रहे हो, अपना प्रॉपर्टी अपना टेरिटरी सीड अवे कर रहे हो, मतलब उसको दे दे रहे हो। तो इस तरह से एक तरीके से इन अ वे हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने सोवरेनिटी को लिमिट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ समझने वाली बात है कि भाई किसी अदर कंट्री ने क्लेम किया और हम क्या कर रहे हैं, अग्री कर रहे हैं और फिर उसको वो टेरिटरी दे दे रहे हैं। तो इन अ वे व्हाट वी आर डूइंग, वी आर लिमिटिंग आवर सोवरेनिटी। तो यहाँ पे, और जो कि सोवरेनिटी कहाँ पे है, प्रीएम्बल में। ठीक है, तो यहीं से ये आया था। ठीक है, समझिएगा कि प्रीएम्बल से रिलेट करके यहाँ से ये आर्गुमेंट अगेंस्ट
द गवर्नमेंट दिया गया था कि भाई हम लोग का सोवरेनिटी को आप लिमिट कर रहे हैं बाई सीडिंग अवे द टेरिटरी और बाई गिविंग द टेरिटरी टू द अदर कंट्री, ठीक है। और एक और आर्गुमेंट ये दिया गया कि आर्टिकल 3 में कहीं भी ये नहीं लिखा गया है कि पार्लियामेंट और द गवर्नमेंट हैज द राइट टू सीड अवे द टेरिटरी। क्लियरली ये आर्गुमेंट दिया गया। फिर उसके अलावा क्या दिया गया कि आर्टिकल 3 ओनली टॉक्स अबाउट अक्वायरिंग द टेरिटरी और इट टॉक्स अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ टेरिटरी, ठीक है। इट टॉक्स अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। तो ये सब तो दिया गया है, लेकिन सीड अवे का तो बात किया नहीं गया है। यहाँ पे तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट ये आर्गुमेंट हमेशा दिया गया कि भाई जो यूनियन एंड टेरिटरी का जो आर्टिकल 1 से 4 तक है उसमें तो कहीं भी नहीं दिया गया है कि भाई पार्लियामेंट आप ये टेरिटरी आप किसी अदर कंट्री को दे सकते हो, ठीक है। तो ये आर्गुमेंट्स था। गवर्नमेंट का क्या क्या आर्गुमेंट था वो भी आप सभी ने समझ लिया, और अगेंस्ट द गवर्नमेंट क्या क्या आर्गुमेंट था वो भी आप सभी लोगों ने समझ लिया, ठीक है। तो जजमेंट क्या है, जजमेंट यहाँ पे जजमेंट समझते हैं। तो जब सोवरेनिटी वाला जो एक्सप्लेनेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट दिया गया था तो उसको लेकर जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने क्लियरली ये मेंशन किया कि भाई प्रियम्बल का इससे कुछ लेना देना नहीं है, यहाँ पे सिर्फ टेरिटरी डिस्प्यूट हुआ है उसी के रिगार्डिंग सॉर्ट आउट किया जा रहा है, तो प्रियम्बल का कुछ लेना देना है नहीं यहाँ पे। और उन्होंने ये बात भी कहा कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं आर्टिकल 3 के बारे में, जो कि पहला क्वेश्चन था कि इज आर्टिकल 3 इनफ, तो उसका आंसर यहाँ पे है। उन्होंने क्या बोला कि आर्टिकल 3 डज नॉट टॉक अबाउट सीडिंग अवे टेरिटरी। अब यहाँ पे सीडिंग अवे टेरिटरी का बात आर्टिकल 3 करता नहीं है, तो उससे आपको राइट मिला नहीं, समझ रहे बात को। आर्टिकल 3 डू नॉट टॉक अबाउट सीडिंग अवे द टेरिटरी। तो अगर सीडिंग अवे टेरिटरी नहीं है, पहले से ही अगर राइट्स नहीं है, तो फिर क्या करना पड़ेगा। अगर आप उस अग्रीमेंट जो कि नेहरू नून अग्रीमेंट हुआ उसको इन्फोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या, थ्रू आर्टिकल 368 वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। समझ रहे हैं बात को। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज रिक्वायर्ड टू एनफोर्स द अग्रीमेंट। यहां तक समझ में आया बात। क्वेश्चंस क्या क्या थे कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नो। इन बेरूबारी केस it was stated that कि preamble is not the part of constitution. The second question is article 3 enough? वहां पे लिखा गया सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट में दिया कि नो, आर्टिकल 3 डू नॉट टॉक्स अबाउट सीडिंग अवे द टेरिटरी, सो इट डू नॉट गिव एनी राइट टू द पार्लियामेंट और इवन टू द गवर्नमेंट टू सीड अवे द टेरिटरी टू एनी अदर कंट्री। बट यहाँ पे ये स्टेट किया गया कि बट थ्रू आर्टिकल 368 थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वो अग्रीमेंट को हम इन्फोर्स कर सकते हैं, ठीक है। अब इन्फोर्स कर सकते हैं। अब उसके बाद क्या हुआ, 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास्ड इन 1960, ठीक है। 9th कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट जो कि पास किया गया 1960 में। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो अग्रीमेंट को इन्फोर्स किया गया और फिर देन द टेरिटरी वाज गिवन टू द पाकिस्तान। तो यहाँ पे आप सभी को समझ में आ गया होगा कि क्या क्या चीज़ है, ठीक है। मैंने आप सभी को क्या क्या समझा दिया, केस लॉ समझाया, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैंने बताया कि क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, फिर मैंने आपको बताया कि आखिर कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में इसमें डिस्कस किया गया था। फिर उसके बाद आप लोगों ने देखा फैक्ट्स ऑफ द केस कि क्या क्या फैक्ट्स थे। उसके बाद जो अग्रीमेंट हुआ नेहरू नून अग्रीमेंट, फिर प्रेसिडेंट रेफरेंस जो 143 आर्टिकल जो था उसके बारे में हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन देखा। फिर आर्गूमेंट देखा कि गवर्नमेंट क्या आर्गूमेंट दे रही है, और फिर उसके बाद क्या देखा कि उसके अगेंस्ट क्या आर्गूमेंट है, और फिर जजमेंट देखा, ठीक है। तो मैं आप सभी को लास्ट में आपको यही बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जितना वर्ड दिया गया है और जैसे जैसे लिखा गया है एग्जैक्टली वैसे ही समझना होता है। अगर आप थोड़ा सा भी मिस्टेक कर रहे हैं तो आपको समझ नहीं आने वाला है और फिर आपको बहुत ज़्यादा जाके दिक्कत होने वाला है। यहाँ पे मैंने बेरूबारी का केस लो मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया क्योंकि यहाँ पे यही क्वेश्चन था कि क्या इंडिया के पास सीडिंग अवे टेरिटरी का राइट है या नहीं है। लेकिन इसी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्सप्लेन किया कि नहीं भाई, आर्टिकल्स में तो ये दिया नहीं गया है। हाँ, हम लोग न्यू स्टेट फॉर्म कर सकते हैं, हाँ हम लोग किसी अदर कंट्री का जो टेरिटरी है उसको अक्वायर कर सकते हैं, लेकिन देने का तो बात नहीं है कि भाई
हम अपना टेरिटरी किसी और कंट्री को दे देंगे। तो यहीं से ये जजमेंट आया जो कि बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है। तो मैंने नोट्स के साथ दिया है आप सभी को। तो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये जो भी मैंने आपको बेरोबारी केस लॉ समझाया वो आपको समझ आया होगा। प्लस में जो जो आर्टिकल्स मैंने आपको समझाया वो हमेशा के लिए याद रखिए क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लस में अगर आपको पार्ट 1 देखना है वीडियो तो आप मेरे चैनल पे जाके पार्ट 1 में 1 से लेकर 4 तक आर्टिकल्स के बारे में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। और ये केस लॉ अगर समझनी है तो आपको वो आर्टिकल्स देखना और समझना बहुत ज़रूरी है। तो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड टुडे। थैंक यू ऑल for watching this video.